हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे 4 दिसंबर सैटरडे न्यूज़पेपर 2021 के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज को लेकर के हमारे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं मनसुख भाई मांडविया, पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने ये जानकारी दी कि भाई कि भारत के अंदर भी डिटेक्ट कर लिया गया है क्या ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के। तो यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। ओमिक्रॉन जो वायरस अभी आप लोगों को देखने को मिला है, काफी तेजी से ये फैल रहा है, तो जिसको लेकर के यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है कि बहुत जल्द हम क्या करने वाले हैं, बच्चों को लेकर के भी इस तरीके की वैक्सीन्स को हम लेकर के शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि हम एकदम से ये प्रोग्राम को हम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की व्यूज हमें लेने की जरूरत है कि ये जो बूस्टर डोज है ये दिया जाना चाहिए या नहीं दिया चाहिए। इसको लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की जाएंगी, तब जाकर के जो भी डिसीजन होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा भारत के अंदर, है ना। और इसके अलावा और क्या जानकारी दी गई है कि अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने अभी सिर्फ सिंगल डोज ही अभी लिया है, इसके अलावा डबल डोज अभी भी नहीं हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो और इसके अलावा और क्या कहा गया है कि भाई कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसको बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। अभी हाल ही में आपने न्यूज सुना भी है कि 100 जो करोड़ जो डोजेस हैं वो सिंगल डोजेस पूरे कर लिए गए हैं भारत के अंदर। अब हम बहुत जल्द डबल डोज को भी लेकर के भारत में काम कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे काफी चर्चाएं की गई। इसके अलावा एक आंकड़ा भी दिया गया कि कोविड में अभी तक जो केसेस निकल करके आए हैं, भारत की पॉपुलेशन कितनी है आप सभी को पता ही है ना। 130 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन भारत के अंदर है। तो वहां पे केसेस को लेकर के बात की गई है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री के अंदर जो कोविड केसेस हमें देखने को मिले हैं वो मिले हैं 3.46 करोड़ के आसपास कोविड पॉजिटिव केस हमें देखने को मिले, जिसके अंदर यदि हम मोर्टालिटी रिपोर्ट की बात करें कि जिसमें मारे जाने वालों की संख्या जो है वो निकल करके आई है 4.6 लाख के आसपास में कोविड से होने वाली डेथ हमें देखने को मिली है ना। जो कि पूरी पॉपुलेशन की यदि ये बात करें तो 1.36% के आसपास में निकल करके आता है। टोटल केसेस को लेकर के यहाँ पे जानकारी दी गई है हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर। और ये सारी चीजों को लेकर के इन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि कहीं ना कहीं हमने इसका असर इतना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूरे देश दुनिया में आपको इससे भी काफी भयानक केस आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पे सरकार का ये कहा गया है कि भाई कि कहीं ना कहीं हमने वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे किया है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के डोजेस लगाए गए हैं भारत के अंदर। इसके अलावा हमने हमारी खुद की ही वैक्सीन्स को पहले तो प्रिपेयर किया, देन फिर उसको लोगों को लगाया जा रहा है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत। और आज वो वैक्सीन्स को हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम उन्हें सप्लाई कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है ना। कोविशील्ड आप सभी को पता ही है, ये भारत के अंदर ही बनाई गई ये वैक्सीन है। और इसके अलावा अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक और वैक्सीन को भी क्या दे दी गई है, अप्रूवल दे दी गई है इसके एक्सपोर्ट को लेकर के, जो है कोवैक्सीन। इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है, तो भारत बायोटेक के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया है ना। ये जानकारी भी आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। और इसके इसके अलावा इस वैक्सीन को किसके द्वारा बनाया गया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इस वैक्सीन को प्रिपेयर किया गया। इसके अलावा जो तीसरी वैक्सीन जिसको हमने इंपोर्ट किया है, जिसको नाम दिया गया है कौन सी, तो स्पुतनिक, ये जो वैक्सीन है इसका भी कौन सा वर्जन, तो लाइट वर्जन, स्पुतनिक लाइट के नाम से ये वैक्सीन इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी।
तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आप सभी को पता ही है, जनवरी 2021 में भारत सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसको इन्होंने नाम दिया है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, नाम दिया था इस प्रोग्राम को। ये चीजें भी इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम में काफी सारी कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया और ये कहा कि भाई कि हम इस वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत इन कंट्रीज को हम क्या करेंगे, वैक्सीन सप्लाई करेंगे। तो आज की डेट में लगभग कुछ 100 के आसपास में कंट्रीज हैं जिनको कोविशील्ड अभी तक एक्सपोर्ट की गई, और उसमें भी अब एक अगला नाम जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। कोविशील्ड को बीच में अभी बंद कर दिया था सेकेंड वेव के टाइम पीरियड में, अब इसको भी रिज्यूम कर दिया गया है। इसके अलावा WHO के अंदर कोवैक्सीन को लेकर के भी अप्रूवल मिलना बाकी था, अब उसे भी मिल गया है और ये भी अब एक्सपोर्ट की जाएगी मार्केट में। सबसे ज्यादा हमारी नेबर कंट्रीज को हमने वैक्सीन को क्या किया है, सप्लाई किया है, इसके बारे में भी ये सारी चीजें बताई गई। और सबसे ज्यादा जो वैक्सीन है वो हमने सप्लाई की है बांग्लादेश को, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें ये कहा गया है कि हम बहुत जल्द चाइल्ड को लेकर के भी हम वैक्सीन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको लेकर के एक एक्सपर्ट्स की क्या कराई जाएगी, एक व्यूज ली जाएगी कि भाई कि इसको कब तक किया जा सकता है, क्योंकि हम इसको सडनली सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये भी इसमें बात की गई है। क्लियर। और ओमिक्रॉन वायरस को भी लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि उसको लेकर के हम मीटिंग कर रहे हैं, है ना, चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजों को रोका जा सके भारत के अंदर, क्योंकि अभी 2 केसेस हमारे यहाँ भारत के अंदर डिटेक्ट देखे गए हैं। उसके अलावा राजस्थान के अंदर भी अब केसेस बढ़े हैं, कर्नाटका के अंदर भी केस देखने को मिला है। तो ये सारी चर्चाएं इसके अंदर की गई। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मनरेगा जो है, मनरेगा जो स्कीम जो भारत के अंदर चल रही, सबसे बड़ी पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, मनरेगा जो स्कीम है या मनरेगा जो कानून है, इस ये एक अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड कराती है, रोजगार दिलाने का काम करती है, एक कानून है। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे पॉलिसी रखी गई है, इसीलिए हम इसको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इसको सरकार आगे भी बढ़ा सकती है, खास करके रूरल एंड ट्राइबल एरियाज के अंदर इस स्कीम को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया। और इसको कितना बढ़ाया जा सकता है, तो 50 डेज के लिए और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 150 डेज को लेकर के यहाँ पे बातें की गई। मतलब इतने दिन का रोजगार तो ये उपलब्ध कराती है भारत में। तो अब देखिए क्या कहा गया है कि अभी थोड़े दिन पहले आपको न्यूज सुनने को मिली थी कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें मनरेगा के तहत जो डेली वेजेस दिया जाता है, वो जो बजट है, जो सैंक्शंस भारत सरकार के द्वारा बजट के अंदर किया गया था, कुछ लगभग 76,000 करोड़ के आसपास में था, जो कि क्रॉस हो गया है और वो पहुंच चुका है 80,000 करोड़ से भी ज्यादा फंड पहुंच चुका है। इवन कई राज्यों में तो ये अकाउंट जो है वो नेगेटिव हमें देखने को मिले हैं। ये जो ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल रहे हैं राज्य है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है ना। तो ये सारे राज्यों के अंदर ये जो फंड है, ये जो बजट है वो ओवर यूज हो चुका है, इवन ये खत्म हो चुका है। और ये जितने भी रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये भी 90% क्रॉस कर चुके हैं बजट के अंदर। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि भाई कि कहीं ना कहीं मनरेगा को डिमांड है और जरूरत पड़ेगी 25,000 करोड़ रुपए और पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हम उन मजदूरों को डेली वेजेस क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। अब मनरेगा क्या है, तो मनरेगा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके एक्रोनम जो दिया गया है, इसका फुल फॉर्म पहले तो पता हो। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस एक्ट को लाया गया था 2005 में, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया भारत के अंदर, तो 2 फरवरी 2006 में
इसको भारत में शुरुआत की गई, 200 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। कितने डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी? तो 200 डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से शुरुआत की गई थी? तो अनंतपुर विलेज से इसकी शुरुआत की गई थी। ये कहां पर है देखने को मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश के अंदर इसको देखने को मिलेगा। इसकी यहां से शुरुआत की गई। फाइनली इसका नाम बदल करके 2009 में क्या कर दिया गया? एमजी नरेगा के नाम से इसको आज की डेट में जाना जाता है। और क्या भी जानकारी दी गई है कि भाई कि कहीं ना कहीं ये जो मनरेगा है, इस स्कीम के अंदर कम वेजेस जो है लेबर को दिया जाता है। ये 2017 का आंकड़ा इसके अंदर दिया गया। इसमें ये कहा गया कि 2017 के आंकड़ों के अनुसार मेल जो वर्कर हैं उनको 264 रुपए के आसपास में डेली वेजेस प्रोवाइड किया जाता है, 264 रुपीज पर डे। इसके अलावा विमेन की यदि हम बात करें तो विमेन को दिया जाता है 205 रुपीज पर डे। यहाँ पे डेली वेजेस दिया जाता है, जो कि बहुत कम है आज की डेट के हिसाब से। ये भी जानकारी इसके अंदर दी गई है ना। और आगे हम बात करते हैं कि ये जो वेजेस है ये किस एक्ट के तहत प्रोवाइड किया जाता है भारत में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे प्रोवाइड किया जाता है वेजेस एक्ट के तहत 1948, जिसको कहा जाता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग ये वेजेस जो है ये प्रोवाइड किया जाता है भारत के अंदर। ये जानकारी आप लोगों को इसके अंदर रखनी होगी। क्लियर? इसको किसके अंडर में इंप्लीमेंट किया जाता है? तो प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोग्राम जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है, इसके अंडर में इसको क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट किया जाता है। क्लियर? ये जानकारी आप लोगों को इसके अंदर रखनी है। आगे बात करते हैं इसके अलावा अगले आर्टिकल पे क्या बोलता है हमारा अगला आर्टिकल। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं, हमारा अगला आर्टिकल क्या बोलता है। देखिए, इसके बारे में भी हम पहले काफी चर्चाएं कर चुके हैं। आप लोगों को याद आ रहा होगा मॉस्को जो फॉर्मेट हुआ था, उस मॉस्को फॉर्मेट में हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर जो थे जो हैं एस जयशंकर, इस फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करने गए थे मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर। और काफी सारी कंट्रीज ने इस फॉर्मेट में, इस समिट में पार्टिसिपेट किया। और हमने तभी एक्सेप्ट किया था कि भाई कि अब जो ग्राउंड रियलिटी है अफगानिस्तान की, उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और हमें उससे एड प्रोवाइड करने की भी जरूरत है। ये जानकारी यहाँ पे दी गई थी। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी भी जानकारी एस जयशंकर जी के द्वारा दी गई थी। और इसके अलावा और क्या कहा गया था कि भाई कि जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान के अंदर हैं, जिस तरीके से फूड क्राइसिस से वहां पे लोग बाग गुजर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे? फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे। उसमें भी ये कहा गया कि हम 50,000 टन के आसपास में व्हीट प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें ये चीजें अनाउंस तो कर दी गई, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़े सवाल ये थे कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो वे होगा वो कहां से होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ में भी चल रहे हैं। यदि रास्ते को यदि हम लेकर के चले, जो कि था हमारा चबाहार पोर्ट वाला रीजन जो था, या चबाहार पोर्ट से लेकर के ईरान से होते हुए इस रूट को कहां की तरफ, अफगानिस्तान से हम क्लियर कराएं। लेकिन क्या हुआ कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो ये सारी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा ये कहा गया, यदि इंडिया को ये सारा जो एड प्रोवाइड करना है या ये जो भी फूड ग्रेन्स जो प्रोवाइड करना है, वो आप पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान को क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं। इस चीज का क्लियरिफिकेशन दिया गया इमरान खान के द्वारा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब उसी चीज को लेकर के चर्चाएं चल रही थी दोनों गवर्नमेंट के बीच में, तो वो फाइनली क्या हो चुकी है? क्लियर हो चुकी है। अब हम ये जो असिस्टेंट है, ये असिस्टेंस जो है, अब इसको हम अफगानिस्तान को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई। क्लियर?
इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है अफगानिस्तान जो है इसकी कैपिटल क्या है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो क्या है, और यहाँ के सुप्रीम लीडर कौन है, इसके बारे में आप लोगों को जवाब आज के कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज के बारे में बताया गया है अगले आर्टिकल में। देखिए, पोषण ट्रैकर डाटा जो है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, और इसको किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था, तो विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कराया गया था, जिसमें यह कहा गया कि लगभग कुछ 1053 करोड़ रुपए का खर्चा इसके अंदर आया है, जिसके तहत हमने काफी सारे पोषण ट्रैकर का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या की है, ये डेटा यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें कहा गया है ये कहा गया है कि इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रियल टाइम मॉनिटरिंग कराई गई, और उसमें हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ये बताया गया है ना, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, और उसके बाद में अंडर नोरिशमेंट को लेकर के यहाँ पे जानकारी दी गई। इसमें और क्या चीजें बताई गई हैं कि इसमें यह बताया गया है कि लगभग कुछ 600 करोड़ रुपए का खर्चा हमें स्मार्टफोन्स को खरीदने में आया, ताकि हम ये सारे डेटा को यहां से निकाल सके पूरे इंडिया के अंदर। इसके अलावा और क्या चीजें बताई गई भाई, कि जो हंगर रिपोर्ट जो आई है भारत की, जिसमें इंडिया की रैंक 101 हमें देखने को मिली है आउट ऑफ 116, उसमें जिस तरीके के हालात भारत के अंदर बताए गए हैं, उसमें भी ये चीजों को बताया गया कि रिपोर्ट को तो हम चैलेंज करते हैं कि भाई कि इस तरीके की रिपोर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन काफी सारा इम्प्रोवाइज देखने को मिला है इन सारे केसेस के अंदर, खास करके अंडर नोरिशमेंट को लेकर के। अंडर नोरिशमेंट क्या होता है यह हम काफी बार पढ़ चुके हैं, चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, ये आप लोगों को आज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, है ना। इसमें हम अंडर 5 इयर्स के जो चाइल्ड हैं उनको लेकर के हम यहाँ पे उनके न्यूट्रिशन को लेकर के यहाँ पे बात करते हैं, है ना, माल न्यूट्रिशन को लेकर के यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ये सारा ट्रैक जो है, ये पोषण ट्रैकर के तहत ये रिकॉर्ड जो है ये इसको निकाला गया, है ना। ये 4 साल के अंदर ये सारा डेटा जो है इसको कलेक्ट किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई है। चलिए, आप लोगों को बताना है कि राइट नाउ अभी विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है भारत के, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी। आगे बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या बोलता है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बिल लाया गया जिसको राज्यसभा के अंदर पास कराया गया है थर्सडे के दिन, जिसको कहा गया है डैम सेफ्टी एक्ट लाया गया है, और इसके अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि होगी नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी, जिसके अंदर सारा ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। स्टेट जो डैम सेफ्टी कमेटी के अंदर में ये सारी चीजें काम कराई जाएंगी। देखिए, दो तरीके की कमेटी होगी, एक तो होगी नेशनल लेवल पे जिसको कहा गया है नेशनल कमेटी ऑफ द डैम सेफ्टी, और वो काम करेंगी, सॉरी इसके अंडर में क्या काम करेंगी, तो इसके अंदर भी स्टेट कमेटी ऑफ द डैम सेफ्टी बनाई जाएगी, जिसका काम होगा ये ऑब्जर्व करने का भारत के अंदर कि कौन से जो डैम है जिनको रिपेयर करने की या नए डैम को कंट्रैक्ट बनाने की को लेकर के यहाँ पे बात बताई गई है ना, ये ऑब्जर्व किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी चीज देखी जाएगी कि ये जो डिस्प्यूट जो इंटर स्टेट हमें देखने को मिलता है भारत के अंदर, कि भाई कि दो स्टेट के बीच में ये लड़ाई आपको देखने को मिलती है उनके वाटर को लेकर के कि कितना रिलीज किया जाएगा, इवन डैम को लेकर के कि कहीं डैम में क्रैक तो नहीं आ गया है, ये सारी जानकारी यहाँ पे कलेक्ट की जाएगी इस नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अंडर में। ठीक है। इसके तहत और क्या चीजें बताई गई हैं कि ये डेटा जो निकाला गया है, एक डेटा यहाँ पे निकल करके आया है कि भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है डैम को लेकर के। बहुत सारे डैम भारत के अंदर हैं, है ना। इसमें ये बताया गया कि लगभग आज की डेट में भारत के अंदर जो डैम के नंबर्स हैं वो कुछ हैं 5745 डैम्स आज की डेट में वाटर रिजर्वायर जो है वो है। उसके अंदर भी यदि इसके इसके अंदर डेटा को निकाला जाए तो 293 डैम्स ऐसे हैं आज की डेट में जो कि 100 ईयर ओल्ड डैम है, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराने ये डैम्स हैं। इसके अलावा इस 5745 जो डैम है इसका भी 25% जो डैम है वो आज की डेट में 50 से 100 साल
के बीच के डैम है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो यही चीज को देखने के लिए ये डैम सेफ्टी बिल को लाया गया है, और इसके अंदर नेशनल जो है नेशनल कमेटी ऑन द डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर काम करेगा कौन, इसके अंदर चेयरपर्सन होगा कौन, सेंट्रल वाटर कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो इसको लीड करेगा। इसके बारे में जानकारी दी गई है। अभी कौन है, तो राजेंद्र कुमार जैन राइट नाउ क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, वो सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है ना। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के, जिस तरीके के केरला और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। यहाँ पे केरला का कहना है तमिलनाडु को लेकर के कि भाई आप इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास में पूरे मैनेजमेंट राइट है, आपको उसके पूरे लीजिंग राइट दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे ये जो डैम है वो लगभग 100 साल से भी ज्यादा, यानी 126 साल पुराना ये डैम है। 1895 में इसको बनाया गया था। तो ये केरला गवर्नमेंट का कहना है कि भाई आप इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसके वाटर लेवल को लेकर के केरला को थोड़ा सा दिक्कत ये है, क्योंकि ये बहुत पुराना डैम है और इसमें आज की डेट में क्रैक देखने को मिल रहे हैं। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि कहीं ना कहीं हमें एक और डैम बनाने की जरूरत है इसके अलावा, ताकि हम केरला में आने वाले जो नुकसान हो सकते हैं उससे बच सकें। देखिए अभी क्या हुआ था कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या हुआ था कि तमिलनाडु के द्वारा इस गेट को ओपन कर दिए गए और पेरियार रिवर के अंदर पानी को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया काफी बड़े लेवल पे। इससे क्या हुआ कि केरला के लोगों में थोड़ी सी नाराजगी ये रही कि भाई कि आपने इस चीज को लेकर के इन्फॉर्म क्यों नहीं किया केरला को, है ना। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो डिस्प्यूट हैं उनको ये यहाँ पे ऑब्जर्व करेगी। इस चीज के लिए इस बिल को लाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या कहता है इसके अंदर, देखिए अभी क्या हुआ था कि एक मामला यहाँ पे देखने को मिला था भारत के अंदर, और वो मामला किस चीज को लेकर के था उसे हम समझ लेते हैं। देखिए एक कंपनी है कैलिफोर्निया अमेरिका की जिसका नाम है पेप्सिको। पेप्सिको का एक ब्रांड है जिसको हम बोलते हैं लेज चिप्स, और ये लेज जो कंपनी है पेप्सिको के अंडर में ये चिप्स बनाती है, और ये एक खास किस्म के आलू को उगवाती है या लगाती है, और इसी खास किस्म के आलू का पोटैटो से ही चिप्स को बनाया जाता है। और इसे उगाने के जो राइट्स हैं इसका एक पैटेंट भी कराया गया था पेप्सिको कंपनी के द्वारा भारत के अंदर। और इस पैटेंट को किसी के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, या उस पैटेंट को देखते हुए यहाँ पे उसे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये चीजें यहाँ पे पेप्सिको के द्वारा बताई गई। अब क्या होता है कि पेप्सिको के द्वारा 2019 में एक केस किया जाता है गुजरात के कुछ किसानों पर, है ना। 8-9 किसान जो हैं उनके ऊपर केस कर दिया जाता है कि इन्होंने गलत तरीके से इन पैटेंट्स को कॉपी किया गया और इन्होंने अपने खेतों में इन आलू को उगाया, और उनके ऊपर ये केस कर दिया गया और उनसे ये कहा गया कि आपको इस पेटेंट एक्ट के अगेंस्ट में काम करने पर आपको क्या देना होगा, 1-1 करोड़ रुपए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और आपको ये पैसा जो है वो कंपनी को देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई। अब ये किस एक्ट के तहत दी गई है वो मैं आपको बता देता हूं। और उस पोटैटो को क्या कहा जाता है, जो खास किस्म का पोटैटो है, यहाँ पे उसका नाम है FL2027, या फिर इसे FC5 भी कहा जाता है। दो नाम से आप इसको जानते हैं, है ना। FC5 भी कहा जाता है या फिर इसको FL2027 टाइप का पोटैटो कहा जाता है। ये ड्राई टाइप का पोटैटो होता है जो कि चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग में, चिप्स को बनाने में यहाँ पे लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भारत के अंदर एक पेटेंट एक्ट कराया गया, किसके द्वारा, तो पेप्सिको के द्वारा कराया गया सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें मेंशन कर देता हूँ।
सेक्शन 64 क्या कहता है इस पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, PPPV एंड FRA, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, इसका एक्रोनम यहाँ पे दिया गया है, फिर से सुन लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 में के अंडर में सेक्शन 64 ये कहता है कि पेप्सिको के द्वारा इन जो पोटैटोज का पेटेंट कराया गया था, और ये इस पैटर्न के अंडर में हम ही इस आलू को उगा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। लेकिन इसी एक्ट के अंडर में सेक्शन 39 भी ये कहता है, किसानों के द्वारा देखिए फिर ऑब्जेक्शन उठाया गया और इन्होंने ये कहा कि भाई आपका जो सेक्शन 64 कहता है कि भाई आप एक खास में किस्म के ही चीजों को आपके पास में पेटेंट है और आप ही इसको उगाने के आपके पास में क्या है, राइट है, इसके बारे में आप बता रहे हो। लेकिन सेक्शन 39 ये कहता है कि भारत में किसान को पूरा राइट है, वो हर तरीके की फसल को क्या कर सकता है, उगा सकता है, ये कहता है सेक्शन 39। मतलब ये फार्मर्स को क्या कर रहा है, राइट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि फार्मर्स ने सरकार को ये कहा कि आप हमारी तरफ से इस कंपनी के अगेंस्ट में लड़िए, और ये मामला काफी दिन तक कोर्ट में चलता रहा। फाइनली यहाँ पे किसानों की जीत हुई और किसानों के पक्ष में ये फैसला आया, जिसको देखते हुए फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर इस सेक्शन के अंदर इस पैटेंट के सिस्टम को ही क्या कर दिया गया, फाइनली रिवॉक कर दिया गया। मतलब अब किसान इस तरीके के आलू को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गई है। जिसके अगेंस्ट में पेप्सिको ने यहाँ पे उनके अगेंस्ट में यहाँ पे चार्ज किया था कि उन किसानों को 1-1 करोड़ रुपए पैटेंट को कॉपी करने या चुरा करके उसे उगाने को लेकर के यहाँ पे केस किया गया था। अब बात करते हैं पेप्सिको के बारे में। तो पेप्सिको बहुत ही पुराना ब्रांड है ना। ये कहाँ से आया है, तो 1898 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और है ना, रॉबर्ट लगार्टा इसके राइट नाउ क्या है, सीईओ हैं। ये भी आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है, लगार्टा, ठीक है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, अब करेक्ट हो गई है ना। इंदिरा नूई को आप लोग जानते ही होंगे। इंदिरा नूई इसकी काफी लंबे समय तक सीईओ रही है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक पेप्सिको की काफी लंबे अरसे तक सीईओ रही हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, आप लोगों को बताना है, अभी हाल ही में इंदिरा नूई के द्वारा एक लेटेस्ट बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम आपको बताना है। इंदिरा नूई, आप लोग नाम याद रख लें क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। इंदिरा नूई भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, ये काफी लंबे अरसे तक पेप्सिको की क्या रही हैं, सीईओ रही हैं, और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम आपको बताना है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको इसके अंदर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है, और देखिए यूएई के द्वारा यहाँ पे राफेल प्लेन खरीदे जा रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता ही है कि भारत के द्वारा भी राफेल जेट प्लेन को खरीदा गया है। 36 राफेल जेट प्लेन को लेकर के हमारी डील हुई है फ्रांस के साथ में। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे एक बहुत बड़ी राफेल जो जेट प्लेन को लेकर के डील हुई है, वो यूएई और फ्रांस के बीच में की गई है। इसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं दी गई। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है, ये फ्रांस और यूएई के बीच में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। कितने राफेल जेट को खरीदा जा रहा है यूएई के द्वारा, तो 80 राफेल जेट को खरीदा जा रहा है, और ये कितने रुपए की डील है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो 14 यूरो बिलियन में ये डील जो है यूएई के साथ में राफेल की गई। इसके अलावा 12 कैरेकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को लेकर के भी डील फ्रांस के साथ में की गई है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी देखने को आपको मिलेगी। क्लियर।
इसके अलावा हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, अगले आर्टिकल की तरफ। क्या है तो देखिए, आप लोगों को पता ही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, और अभी हाल ही में 2+2 डायलॉग भी की गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो यहाँ पे देखिए क्या बात की जा रही है, जो ऑस्ट्रेलिया की जो वाइन है वो भारत में यदि एक्सपोर्ट की जाएगी तो इस पर भारत किसी भी तरीके का क्या नहीं लेगा, टैक्स या इंपोर्ट टैक्स या एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगाएगा। इस पे यहाँ पे जानकारी दी गई है ना। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के यहाँ पे बात की गई। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर दी कॉन्फिडेंट ऑफ दी सेलिंग अर्ली हार्वेस्ट, यहाँ पे बात की गई है ट्रेड डील ईयर एंड, या तो फिर नेक्स्ट मंथ आपको इस तरीके की डील देखने को मिलेगी। मतलब इस पर किसी भी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के इस वाइन पर क्या नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब ये FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। मान लीजिए कि दो कंट्री है, एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। यदि ए कंट्री बी कंट्री को किसी भी तरीके का प्रोडक्ट सप्लाई करती है और यदि बी कंट्री के द्वारा उस पर टैक्स लगाया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो इससे लॉस किसको होगा, इससे लॉस ए नाम की कंट्री को होगा। तो क्या करेगा, ए कंट्री बी कंट्री से ये बोलेगी या ये इस तरीके का ट्रेड डील साइन करेगी कि हम आपस में क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, या हमारे इस प्रोडक्ट पर किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा, और टैक्स लगेगा भी तो बहुत नॉमिनली तरीके से टैक्स को लगाया जाएगा। इसी को ही हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। अब इससे क्या होगा, इससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, उसमें काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे वाइन पर यहाँ पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं होगा, तो उसी तरीके से देखिए ऑस्ट्रेलिया हमें क्या सप्लाई करता है, हमें लिथियम सप्लाई करता है, यूरेनियम सप्लाई करता है। तो जिस तरीके का ट्रेड हमारे उनके साथ में है, तो वो भी उसी तरीके का ट्रेड हमारे साथ में फिर यहाँ पे करने को मिलेगा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही अच्छे तरीके के रिलेशन होंगे इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ऐसा यहाँ पे जानकारी दी गई है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, क्या कहता है। आगे आते हैं हमारे एडिटोरियल पेज की तरफ। आज के एडिटोरियल पेज में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आर्टिकल देखने के लिए। इसमें आपको एक दो आर्टिकल देखने को मिलेंगे, खास करके ये पहला आर्टिकल जिसमें ये कहा गया कि देखिए अभी हाल ही में हमारी एक समिट ऑर्गेनाइज हुई है जिसको कहा गया है COP26। देखिए ऑथर का यहाँ पे कहना है कि COP26 में हमने क्लाइमेट पे फोकस किया, कुछ चीजें मानी गई, कुछ चीजें नहीं हुई, है ना। कहीं कुछ चीजों में फ्लॉप रहे हैं, कुछ चीजों में एग्री हुए। तो ये चीजें तो अच्छी बात है ना। लेकिन जो अगली समिट होगी, यानी जिसमें यहाँ पे मेंशन किया है COP27, जो कि कहाँ पे होगी, इजिप्ट के अंदर होगी। इसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने जो कहा है वो आप सुनिए। ऑथर ने कहा है कि भाई क्लाइमेट के ऊपर तो फोकस कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमें फूड पर भी, फूड सिस्टम पे भी फोकस करने की जरूरत है। ऐसी जानकारी यहाँ पे दी गई है भाई। फूड फूड सिस्टम को भी हमें सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके का हंगर जो इंडेक्स हमें देखने को मिल रहा है, कितने लोग बाग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने लिखा है कि भाई जिस तरीके से आप क्लाइमेट पे फोकस करते हैं, उसी तरीके से वर्ल्ड के अंदर हंगर इंडेक्स को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, या फूड सिस्टम को पे भी फोकस करने की जरूरत है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इस आर्टिकल को आप सिर्फ रीड कर लेना भाई, है ना। इस आर्टिकल में पूरा बस वही चीज को बात की गई है कि किस तरीके के हालात वर्ल्ड में रहे हैं भुखमरी को लेकर के, तो उसमें हमें सुधार करने की जरूरत है, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें हमें सप्लाई करने की जरूरत है। और क्या बात की गई है, इसमें यह कहा गया है कि उन कंट्रीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जहां पे फूड सिस्टम का जो चेन है वो प्रॉपरली सही नहीं है, और उन पर ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। मतलब ये जानकारी दी गई है कि कार्बन एमिशन इतना गजब तरीके का उन कंट्रीज ने किया, जिस
का खामियाजा दूसरी छोटी कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें उनकी किसी भी तरीके की कोई गलती है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे उन सारी चीजों को लेकर के चर्चाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। चलिए, आप लोगों को यह बताना है कि कोप 27 तो यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया है, लेकिन कोप 28 कहाँ पे होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। इसको मैंने काफी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था द हिंदू में ही, द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर एक आर्टिकल आया था कि भारत में पिछले 10 साल के अंदर, है ना, लास्ट डिकेड के अंदर आपको काफी सारी एलिफेंट्स की जो डेथ है वो देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक डेटा भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। लगभग कुछ 1160 एलिफेंट्स जो हैं पिछले 10 साल के अंदर मारे गए हैं। 11 साल के अंदर आपको देखने को ये डेथ देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ 741 जो है वो डेथ आपको इलेक्ट्रोक्यूशन की तरीके से देखने को मिलेगी। यानी कई जगह ऐसी हैं जिसमें एलिफेंट जो हैं तारों में, बिजली के तारों में आकर के क्या होते हैं, उलझ जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो गई, है ना। यहाँ पे वो चीज देखने को मिली। दूसरा, ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से आपको डेथ देखने को मिली है भारत के अंदर। तो ये सारे मामले हैं जिसकी वजह से भारत में एलिफेंट्स की जो डेथ है वो इतनी तादाद के अंदर देखने को मिली। क्लियर? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और दूसरा रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें ये कहा गया कि हमें उन पर फोकस करना पड़ेगा, है ना, और हमें रेलवे के अंदर ही काफी सारे सुधार करने की जरूरत है, ताकि ये जो बॉर्डर जो क्रॉसिंग होती है, रेलवे क्रॉसिंग है, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के बात की गई है ना। फिर इसके अलावा और क्या मैंने बताया था आप लोगों को कि एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको कंजर्वेट करने के लिए भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है उसे लॉन्च किया गया 1992 के अंदर। क्लियर? 1992 में प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है इसको लाया गया। इसके अलावा भारत में काफी सारे प्रोजेक्ट जो एलिफेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व बनाए गए हैं। कितने रिजर्व बनाए गए हैं तो ये जानकारी भी मैंने आपको इसके अंदर दी थी। 32 रिजर्व भारत के अंदर हैं, जिसमें सिंहभूम जो है वो सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व है, जो कि कहां पर है, झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? 2001 के अंदर इस एलिफेंट रिजर्व को बनाया गया था। तो ये सारी जानकारी इसके अंदर आपको दी गई। क्लियर? तो ये चीज को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है और मैंने लास्ट क्लास में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे बताया। क्लियर? तो ये रहा आज का हमारा एडिटोरियल सेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आज का पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आज कुछ खास आर्टिकल के अंदर हमें देखने को नहीं मिला, ताकि जिसके अंदर हम डिटेल में जानकारी ले सकें या डिटेल में हम उनको पढ़ सकें। कई बार ऐसा होता है न्यूज़पेपर के अंदर कि बड़ी हम उम्मीद से बैठते हैं, लेकिन हमें वो डिटेल या वो न्यूज़ हमें उस दिन नहीं मिल पाती है। ऐसा होता है। तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट एनालिसिस सीरीज में हम फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ में। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।